बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और ज़ाहिर है और स्टोरी हो कौन सी सकती है जब पार्लियामेंट का इस तरह का जॉइंट सेशन हुआ। उस जॉइंट सेशन में क्या हुआ, उसमें क्या क्या गुल खिलाए गए और कौन बंदों को लाया और कौन किस तरीके से सुरखरू हुआ। असल में बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जनाब आपका कल भी ला क्यों नहीं आया इस पर। तो कोई मसला नहीं, हम तो तजिया कार हैं, सहाफ़ी हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो भी डेवलपमेंट होती है उसमें एज़ इट इज़ आपके सामने रखते हैं। अगर कल के अखबार की जो स्टोरी अगर मैंने आपके सामने रखी तो वो अखबार में ही आई। किसी को कोई अगर CNN में आती है, कोई CNN न्यूज़ में आती है, कोई अगर कोई BBC में आती है, कोई अगर किसी का ट्वीट होता है, कोई ना कोई उसकी कोई बेस होती है, कोई ज़राए से बात करते हैं। तो हमने इस तरह से, मेरी आदत नहीं है कि मैंने कोई इस तरह की कोई शुरली कभी छोड़ी हो। अब अगर वो नहीं है अखबार में तो तब आप कह देंगे जनाब वो नहीं आई, ठीक हो गया ना। लेकिन अब एक चीज़ आई है तो आप तक पहुंचाना ज़रूरी होता है और उसकी बेस भी है, उसकी कुछ बेसिस भी हैं। अब कल की बात कि एक मसरूफियत भी थी। एक तो पहले वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन, मरीम नवाज़ साहबा की भी पेशी भी थी हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर PFUJ का कन्वेंशन था, बहुत बड़ा कन्वेंशन था वो एक निजी होटल में। वहाँ पे मरीम नवाज़ साहबा भी आई, मैं भी वहीं पे मौजूद था। काफ़ी सारा टाइम लग गया, बहुत थके आए शाम को। तो मैंने कहा कि मैं इत्मीनान से ज़रा ये व्लॉग करूँ और आपको बताऊँ भी सही कि जनाब के वो बंदा पकड़ा गया कि जिसने पार्लियामेंटेरियंस को फ़ोन किए, जिसने PTI के अपने लोगों को भी, जिसने इत्तेहादियों को भी जिस तरीके से अच्छा कुछ मालशिया पालशिया दोबारा कह रहे हैं कि वो फिर जो है ना खान साहब जनाब सुरखरू हो गए। देखें जी किस तरह से वो सुरखरू हुए हैं और किस तरह से उन्होंने लेजिस्लेशन कर ली है। और जनाब शहबाज गिल साहब भी बड़ी छलांगे मार रहे थे और ये वो सारा कुछ। मैं कहता हूँ अगर इसको सुरखरू कहते हैं, ये आमिर लियाकत साहब क्या कह रहे हैं कि जब वो पार्लियामेंट में आए और उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आप क्यों आ गए, तो वो क्या कहते हैं, ये ज़रा आप सुन लें, आपने सुना पहले भी होगा, ये ज़रा आप सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या, कहाँ से फ़ोन गए और ये चक्कर क्या है सारा और क्या हुआ। ये ज़रा आप ख़ुद सुन लेना कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने क्या कहा है। बड़ी अहम बात है, ठीक है सर। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया है आपको? लाया कौन है? वही लाए। अच्छा जो सर गायब करते हैं वो तो सर। तो जनाब हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, हम आए नहीं, हम लाए गए हैं और बड़े एहतमाम के साथ लाए गए हैं। और सवाल क्या कि जनाब वो कौन लाया है आपको, तो उन्होंने कहा कि वही जो लाते होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात की उन्होंने, वही जो लाते होते। अब इसके बाद अगर किसी मालशिया पालशिया को शक है कि खान साहब ही सुरखरू हुए हैं और खान साहब की मोहब्बत में ही वोट डालने आए हैं और जनाब किसी के घर पुलिस भी नहीं पहुंची, किसी के घर और भी कोई फ़ोन भी नहीं गया, किसी के घर कुछ भी नहीं हुआ और इस तरीके। अब हालात आपके कामयाब होने का और सुरखरू होने का पैमाना ये है कि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि हमें लाया गया। ठीक है ना, आपके अपने लोग, PTI के अपने, इत्तेहादी तो छोड़ दें ना, इत्तेहादियों की तो बात करते हैं ना, आपके अपने लोग जो PTI से जिनका ताल्लुक है वो और ये तो खैर इन्होंने कह दिया। बाकी दर्जनों लोग हैं जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड अपने निजी महफिलों में सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए कि हमें खुद तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम नहीं आना चाहते थे, हमें किस तरीके से फ़ोन आए और हमें किस तरह से लाया गया। ये है हकीकत इसकी। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब मैं उन सारे पहलुओं को डिस्कस करता हूँ आपके सामने कि किस तरह से। अब इत्तेहादी क्या कह रहे हैं, इत्तेहादी बहुत सारे ज़राए से अपने निजी महफ़िलों में बाकी भी हवाले से बात करते हुए, सहाफ़ियों से भी, दोस्तों से भी, बहुत सारे और सियासियों से भी, अपोजिशन की पार्टियों से भी गुफ्तगू करते हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, गुफ्तगू करते हुए वो ख़ुद कह रहे हैं कि भाई हमें फ़ोन आए। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि जितनी अपोजिशन है वो पता नहीं पतली गली से निकल रही है सिर्फ़ और सिर्फ जनरल फैज़ पर क्रिटिसिज्म करने के लिए। कल से जनाब मुझे भी, और मैं कल उस सेमिनार में, उस कन्वेंशन में ख़ुद मौजूद था जिसमें मरीम नवाज़ साहबा भी आई। उन्होंने तकरीबन कोई 38-39 मिनट पे मुहित जो है ना तकरीर भी की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ आपने अपने गुनाहों की चार्जशीट में आज वाला ये लेजिस्लेशन करवा के जिस तरह से करवाई है, अपने गुनाहों की चार्जशीट में एक और इजाफ़ा किया है और हर किसी ने जनरल फैज़ को ही रगड़ने की कोशिश की। लेकिन भाई बात ये है, बात कुछ हकीकत उसके मुख्तलिफ भी होती है।
अब मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ को रगड़ के क्यों उस पतली गली से पूरी अपोजिशन निकलना चाहती है, या सारा मलबा सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ पे डाल के तो क्यों निकलना चाहती है। मैं आपको बिल्कुल पूरे यकीन और पूरे एतमाद और बावसूख ज़राए से बात करके कह रहा हूँ कि उन्हीं को कि जिनको फ़ोन आए हैं इत्तेहादियों को या बाकी जो पीटीआई के कुछ दोस्त थे और उन्होंने जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड बातें बताई हैं, उन्होंने कहा भाई हमें कोई जनरल फैज़ से फ़ोन नहीं आया, हमें पिंडी से फ़ोन आए हैं। ठीक हो गया ना, तो फिर आप ख़ुद बताएं। उन्होंने कहा हमें आप पारा से फ़ोन नहीं आए, हमें पिंडी से फ़ोन आए हैं। अब मामलात बहुत सारे इस तरह के हैं ना कि अब हर बंदा अपने मफाद के लिए बड़ा सियाना होता है, और वो अपने मफाद के लिए इस तरीके से सियाना होता है कि जब उनको पता चल, भाई आप भले कह लें कि खान साहब बड़े भोले हैं, आप भले कह लें, आप उन पे कोई मीम्स बना लें, आप उनको कोई हिट कर लें, टारगेट कर लें, आप उन पर तनकीद कर लें, तंज कर लें, कुछ भी, लेकिन अपने मफाद के लिए वो बड़े सियाने हैं। ये और बात है, उनसे हुकूमत नहीं चल पा रही, उनसे गवर्नेंस नहीं हो पा रही, उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, उनसे बेरोज़गारी कंट्रोल नहीं हो पा रही, कोई चीज़ भी उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, गवर्नेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। लेकिन अपना टेन्योर लंबा करने के लिए, अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए किसी भी हवाले से आप देखें उनको, एक वाशिंगटन पोस्ट का मैं आर्टिकल, उस पर मैं वीडियो करूंगा, गालिबन वो अपना हामिद मीर साहब का आर्टिकल जो वाशिंगटन पोस्ट में लिखा, उन्होंने कहा कि एक चुनना पड़ेगा उनको, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से एक चुनना पड़ेगा। अब ये कैसे मुमकिन है कि जनरल फैज़ साहब कल जो है ना, मतलब वो मीटिंग कर रहे थे, मैं वो वाहिद बंदा हूँ कि जिसने, मतलब मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने वीडियो भी की, मुझे लोगों ने 2 दफ़ा अगवा भी किया, मैंने रज के क्रिटिसिज्म किया, मैंने उस वक़्त भी जनरल फैज़ साहब पे क्रिटिसिज्म किया कि वो जब DGISI का पीक था, ठीक हो गया ना, और उसकी मैंने खमियाजा भी भुगता, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ है कि आप ऐसे मलबा किसी पे डाल के तो किसी दूसरे को क्लीन चिट दे के आप देते रहें, ठीक है ना। हाँ, ये और बात है, लेकिन अगला बंदा भी सियाना होता है, उसको अपना मफाद अजीज़ होता है। ये हामिद मीर साहब ने वाशिंगटन पोस्ट में कि जनरल फैज़ या जनरल बाजवा में से किसी और एक को चुनना पड़ेगा कप्तान को, तो बस ठीक है भाई, किसी का अगर इस तरीके से है, अगर किसी को बिल फ़र्ज़ मैं कहता हूँ, सपोज़ किसी को एक्सटेंशन चाहिए, तो उसको नहीं पता कि अगर इनको एक्सटेंशन चाहिए, अगर एक्सटेंशन कोई और दूसरा दे दे, तो उसके लिए तो ये है कि फिर इलेक्शन जो है ना काली हो जाएंगे, फिर उसका मतलब ये है कि कोई या इन हाउस चेंज हो जाएगी। उससे बेहतर नहीं है कि मैं खुद ही कर लूँ, ठीक हो गया ना, और किसी को ऑफ़र दे दूं कि जनाब हम आपको दे देते हैं कोई 1 साल की, 2 की, 1.5 की, जितनी चाहिए तो हम दे देते हैं। तो अगर कोई एक बंदा फारिग हो, वो तो उनको वो नहीं देने देते थे ना, एक बात है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं EVM पे। मुझे ये भी पता चला है कि जनाब की जो EVM का जो सूरत हाल, ये अभी जो हुआ था, अब ये ऐसे नहीं पता चला किसी शुरली वाले से, ये कोई बहुत बड़े रहनुमा से पता चला है, ठीक हो गया ना। उनकी अपनी असेसमेंट है और उनको मालूमात मिली होंगी, और उनको मालूमात ये मिली कि ये अभी जो DGISI का नोटिफिकेशन हुआ था, इसमें एक शर्त रखी गई थी कि जनाब आप हमें ये वाली लेजिस्लेशन करवा के देंगे, तब हम DGISI का नोटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस हवाले से, अच्छा, अब ये जैसे बहुत सारे मेरे तजियाकार दोस्त, बहुत सारे सहाफ़ी भी कह रहे हैं, और बाकी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये EVM जो है, ये किन की ज़रूरत है, ये PTI से ज़्यादा ये ख़ुद कंट्रोल टावर की ज़रूरत है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, क्योंकि आपको पता है कि वो RTS बिठाना हो या EVM कराना हो या जो भी हो, तो इस हवाले से अब कल जो है ना, इत्तेहादी खुद कह रहे हैं कि जनाब हमें बार बार फ़ोन आए, और फ़ोन सारे पिंडी से आए, और वो कह रहे हैं कि जनाब कि आप जाएँ और EVM के हक़ में आप, कुछ ने तो ये भी कहा कि जैसे बंदे दे पुत्र बनो तो जाओ EVM के हक़ की वोट पाओ, ठीक है ना। तो EVM के हक़ में जनाब वो डालें, और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उनको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट क्यों है उनके हक़ में। एक ट्वीट बड़ा अहम है, मैं आपको बताऊँ कि मालशिया पालशिया को ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब ये कोई इमरान खान साहब को सुरखरू हो। किस तरह सुरखरू हुए खान साहब, वो आपने देख लिया, वो आमिर लियाकत ने बता दिया कि किस तरह सुरखरू हुए। सुरखरू किस तरीके से आप उनको गन के ज़ोर पे और बूट के ज़ोर पे और डंडे के ज़ोर पे पार्लियामेंटेरियन, ये भी पाकिस्तान में हो सकता है कि डंडे और बूट और गन के ज़ोर पर पार्लियामेंटेरियंस को, MNAs को, सेनेटर्स को आप हाँक के ले आते हैं। किस तरीके से आप ले आते हैं, इस तरीके से आप जो है ना, ये भी पाकिस्तान में होता है। और फिर उसमें आप पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम है आपको पता चल गया होगा कल के इस इजलास के बाद। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वो ये है कि जनाब ऐसा क्यों हुआ, तो EVM भाई उनकी भी ज़रूरत है,
उसकी वजह यह है कि सिर्फ खान साहब की ज़रूरत नहीं है, ईवीएम उनकी ज़रूरत है। उनको पता है कि जो हालात हुए हैं, जो एक बंदा हमें इस तरीके का कोई आता है और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव समझ बैठता है और जनाब हमें आंखें दिखाता है, और ख़ास तौर पे जब 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब के पास 2 दफ़ा आई थी, तो फिर 2/3 मेजॉरिटी वाला तो फिर हटाया भी नहीं जा सकता इतने आसानी से। फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाए बंदा, वहाँ से को काम करवाए या इस तरह से मतलब वो करे मुबैना तौर पर, जैसे पनामा में हुआ और फिर एकामा निकला। अब हर दफ़ा ऐसे मुमकिन नहीं होता भी है लेकिन मुमकिन नहीं होता इस तरीके से। लेकिन ये है कि फिर अभी जो पनामा का केस आया और जो पनामा में और करते करते इकामा के बाद, तो फिर उसके बाद आपको पता है आपकी अदलिया कितनी डिस्प्यूटेड हो गई, खुद लीगल फ्रेटर्निटी में भी हो गई, सहाफ़ियों में भी हो गई, जनरल पब्लिक में भी हो गई। आप खुद बताएं, खुद अदलिया के अंदर जो है ना एक डिवीजन पैदा हो गई। तो बहुत सारे लोग इस तरह से होता है वो हर दफ़ा। तो जब 2/3 मेजॉरिटी लेके कोई आता है तो ये ईवीएम का प्लान जो है ये किसी भी एक जमात की 2/3 मेजॉरिटी को रोकने का प्लान है कि जी आप ऐसा ना हो कि जनाब इस तरह से इलेक्शन हो और आप इस तरह से इलेक्शन करवाएं और जनाब कल को नून लीग हो या कोई जमात हो वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाए। वो 2/3 मेजॉरिटी की बुनियाद पे उनको पता है कि नून लीग ले जाएगी क्योंकि पंजाब उनका बेस है और पंजाब से ही जो स्वीप करता है तो 2/3 मेजॉरिटी ले जाता है, और आप ले जाएं और फिर उसके बाद हमें आंखें दिखाने। तो ये बात ये है। कल ख्वाजा आसिफ साहब का एक बहुत ही अहम ट्वीट आया और वो उस ट्वीट से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि ये ईवीएम याद रखिएगा कि ईवीएम, और भी रहनुमाओं ने कहा कि इस ईवीएम की कीमत खुद खान को चुकाना पड़ेगी, और कहते हैं कि याद रखिएगा कि ये ईवीएम खान साहब के ज़रिए तो करवाई गई है, ठीक हो गया ना, खान साहब के लिए नहीं करवाई गई। यानी ये जो ईवीएम का है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल पास हुआ है, ये खान साहब के ज़रिए तो पास करवाया गया है लेकिन खान साहब के लिए नहीं पास करवाया गया। तो ये मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगले इलेक्शन में इस तरीके से आप ओपन धांधली नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है अवाम में, और आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि उनको पता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हाइब्रिड सिस्टम है, वो तो नाकाम हो गया है और इनमें कोई डिलीवर करने की अहलियत है नहीं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगली दफ़ा भी जो है ना इसी तरीके का निज़ाम लाया जाए। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई जब खान साहब को कोई आंखें दिखाता है ना तो आगे से खान साहब भी दिखाते हैं कि भाई फेल मैं नहीं हुआ, फेल आप हुए हैं। उसकी वजह ये, और ये मैं बड़े बस पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और वो कहते हैं कि फेल मैं नहीं हुआ, फेल आप हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वज़ीर ख़जाना मेरा था असद उमर, उनको आपने बदला, अगला वज़ीर ख़जाना भी आपने बदला, उससे अगला भी आपने बदला। आपने कितने लोग जो नॉन इलेक्टेड थे, जो कि सिलेक्टेड थे, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं थे, ना सेनेट के ना के यहाँ पे कौमी असम्बली के, तो आपने मेरे सर पे उनको सवार किए रखा। 12-12, 13-13, 14-14 जो है ना मुआविनीन ख़ुसूसी, और फिर वो बदले 3 सालों में, और आप एक को लेके आए, दूसरे को लेके आए, तीसरे को, अब चौथा वज़ीर ख़जाना, और अब वो मुशीर ख़जाना बना हुआ है एक तरह से 5वां। तो फिर इसका मतलब वो आप लाते रहे हैं और ये तब्दीलियाँ आप ही करते रहे हैं, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप ये मलबा मुझ पे नहीं डाल सकते। तो उनके पास भी वो कह रहे हैं, कहने वाले कि उनके पास भी आगे से जवाब होते हैं कि जनाब ये आप मुझे फेल करवा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सारा मलबा जो है ना मुझ पे डाल जाए, ये एक्चुअली आप फेल हुए हैं। और बात भी ऐसी ही है। अब इसके बाद ये करना कि जनाब को ये सोच के बैठे कि जी देखें बात क्या है। बात यह है कि खान साहब ने भी कहा कि यार बात अगर बिलफर्ज इस तरह से है कि अगर मैं इस पे डट जाता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूं जनाब किसी को अगर एक्सटेंशन चाहिए या अगर तोसी चाहिए, तो अगर किसी को, तो मैं बिल्कुल ही देने के लिए तैयार नहीं हूं, ठीक हो गया, या मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना वही पहले वाले DG ISI जो आजकल में जाने लगे हैं अपने कोर की तरफ, और इस तरीके से मैं उन्हीं की तरफ ही अपना सारा पलड़े में उन्हीं के इसमें डाल देता हूं। और कल को ये होता है कि इन्हीं इत्तेहादियों को ये कौन सी कामयाबी आ गई कि 4 दिन पहले तो इत्तेहादियों ने कहा कि हमें रिजर्वेशन हैं EVM पर और हम तो नहीं देते वोट, MKM ने भी कहा, काफ लीग ने भी कहा, बाकी इत्तेहादियों ने भी कहा हम तो वोट नहीं देंगे, ठीक हो गया ना, हमें तो आप एतमाद में भी नहीं लेते किसी चीज़ में। वो इत्तेहादी रातों रात मान गए। क्या उनको EVM पे को बाहर से फ्रांस से मंगवा के आपने कोई, जिन मुल्कों में EVM पहले फेल हो चुकी है, वो जर्मनी की सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट जो है ना EVM के खिलाफ, EVM को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी डिक्लेयर कर चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। इसी तरीके से वो
पूरे यूरोप में आप देखें मुतअद्दिद मुल्कों, हमने पहले ही बताया, और लोगों ने भी बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट्स को यहाँ पर वो प्रोग्राम किए कि ईवीएम से किस तरीके से आप टेक्निकल धांधली कर सकते हैं। आप उनकी थोड़ा बहुत भी कान मरोड़ के तो उनकी 30-40 सीटों को इधर उधर और प्रोविंशियल की 60-70 सीटों को इधर उधर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें हैं उनको आपके सामने। तो अगर कहा कि किसी ने कि जनाब अगर मैंने सारा जोर उसी पलड़े में डाले रखा और अपना सारे का सारा जोर और सारे का सारा अपना जो है ना अपना वज़न, तो बात ये है कि फिर तो मुझे 2023 तक भी कोई कंप्लीट नहीं करने देगा, फिर मुझे 2022 में जाना पड़ेगा। तो वही है कि अगर उन्होंने कहीं वहाँ सेटिंग की है कि जनाब देखो आप इस तरह से आपको चाहिए तो हम कर देते हैं, इसमें अपोजिशन की क्या बात है उसमें। लेकिन एक बात है कि ख़ुद यही जो कि अब इस तरह से करना कि ये इंतहाई ज़्यादती है कि आप सारे मिल के आप पारा पे पड़ जाएं या जनरल फैज़ पे पड़ जाएं और कहें कि जनाब ये उन्हीं की कारस्तानी है, तो बहुत माज़रत के साथ ये बहुत आप ये मुनाफ़कत होगी कि ये खैर से जो है ना मतलब इत्तेहादी भी कह रहे हैं और खैर से जो है ना आपके अपने लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के और साफ़ियों से भी कह रहे हैं और अपोजिशन के लोगों से भी कह रहे हैं। अगर नहीं कह रहे तो फिर आप बताएं, उनसे पूछें, ठीक हो गया ना। वो उनसे भी कह रहे हैं कि हमें फ़ोन आप पारा से नहीं, हमें फ़ोन तो पिंडी से आए हैं। तो बस ये इस चीज़ को फिर जो है ना, हाँ अलबत्ता आपकी और बात इससे मैं गालिबन इत्तफाक कर भी सकता हूँ कि जी ये भी एक स्ट्रेटजी की तहत हुआ है। अब वो उन्होंने जाने का ऐलान किया है जनाब सारी अपोजिशन ने कि हम तो कोर्ट जाएंगे और हम तो कोर्ट जाएंगे और इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। तो अब वो चैलेंज करें भाई, कोर्ट से अल्लाह करे कि उनको रिलीफ मिले। कोर्ट से आपकी अक्सरियत थी सेनेट में, तो वहाँ अक्सरियत, अब बड़ा एक अजीबो गरीब सा सिलसिला होता है कि जब खेलने वाले करते हैं ना, खेलते हैं वो इस तरह से खेलते हैं कि कौमी असम्बली में अक्सरियत थी हुकूमत की और इत्तेहादियों की, वहाँ पे उन्होंने जितवा के रखा यूसुफ रज़ा गिलानी को, ठीक हो गया ना। यानी कि खेलने वाले कहते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब की और इत्तेहादियों की अक्सरियत थी और वहाँ सेनेट में उन्होंने हफीज़ शेख को हरवा के यूसुफ रज़ा गिलानी को यहाँ पे कौमी असम्बली में, ठीक हो गया, जहाँ सेनेटर बना दिया। जब गेम पहुँची सेनेट में, वहाँ पे अक्सरियत थी अपोजिशन की, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवा के सादिक संजरानी को बना दिया। तो बात ये है कि इस हवाले से ये भी सूरत हाल कि खेलने वाले कैसे खेलते हैं। और जब वो हासिल बजंजो साहब को, जब सादिक संजरानी साहब को हटा के तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो जो अपोजिशन के वोट थे वो 64 थे और बाकियों के उनसे 50 से भी कम थे, तो वो 50 निकले, ठीक हो गया ना। जब वो उठे तो 64 थे, जब वो उन्होंने वोट डाले तो 50 निकले। तो खेलने वाले ये भी खेलते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि अब सूरत हाल आपको मैं बताऊं कि उस सूरत हाल उसकी ये है कि बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि जी देखें कि ये तो आप पारा की तरफ से, ये ऐसा नहीं है, इस तरह की सिलसिला नहीं है। हाँ अलबत्ता ये है कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये कोई उनके ज़रिए तो हुई है वोटिंग, उनके लिए नहीं हुई। अब चले गए हैं वो इत्तेफाक से कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आज कल में कर लें। अपोजिशन की सारी जमातें, मैं सारी बातें बताता हूँ कि इसमें पॉजिटिव क्या है सूरत हाल। अपोजिशन की सारी जमातें चली गई हैं कोर्ट में और वो जनाब वो कह रही हैं कि जनाब वो ऐलान कर दिया हम तो कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट क्या है, कोर्टों को हमने देखा जनाब के ख़ुद जस्टिस नसीम हसन शाह का भी बयान सामने पड़ा है, ठीक हो गया ना। इसी कोर्ट ने क्या किया, पहले बहुत सारे स्टे भी मिले हुए हैं, ठीक हो गया ना। इन्हीं कोर्टों ने क्या किया, हामिद खान साहब ने इन्हीं कोर्टों से जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को कैसे इंसाफ मिला वो सब ने देख लिया, ठीक हो गया ना। अगर मिला तो वो किसके पूरी की पूरी जो लीगल फ्रेटर्निटी थी, पूरे के पूरे जो वकला और जो बॉडीज़ थी, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और वो खड़े हो गए और जनाब उन्होंने डट के खड़े हो गए। उस वजह इन्हीं कोर्टों से आपने देखा कि जस्टिस सदीकी साहब को इंसाफ मिला, ठीक हो गया ना। वो बेचारे चीखते रहे और उसको कोई इंसाफ, उनकी पिटीशन लगी ही नहीं, ठीक हो गया ना। इन्हीं कोर्टों से जस्टिस अल्लाह बख्शे वकार सेठ साहब वो मर गए, वो इंतकाल कर गए, लेकिन उनका वो इंतकाल के वक्त तक उनकी पिटीशन लगी नहीं। ख़ुद हामिद खान साहब ने कहा कि ये मुझे एजाज़ था कि मैंने, तो आप उन्हीं कोर्टों से जाके अल्लाह करे कि आपको इंसाफ मिले बादियों नज़र में, वो मुबैना तौर पर तो ये सूरत हाल है ना। अब अगर वो ये सारा कुछ रिवर्स होता है
मुझे नहीं लगता कि अगर ये उन्हीं की ज़रूरत थी ईवीएम इंतखाबात में कि फिर कोर्टों से रिवर्स हो जाए, कि ये बहुत बड़ी, अगर कोर्ट से रिवर्स होता तो आपकी कल को सेनेट में मेजॉरिटी थी और जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन नहीं बन सके और वो हार गए और सादिक संजरानी बन गए, तो कोर्ट में तो पीपल्स पार्टी गई हुई है, वहाँ पर रिलीफ मिले ना आपको ना। तो बात ये है कि ये बहुत सारी अजीबोगरीब, हाँ अलबत्ता इसमें एक पॉजिटिव पहलू मुझे ये नज़र आया कि अपोजिशन के लोग मुत्तहिद थे, उनका एक वोट भी इधर उधर नहीं गया। लेकिन उसमें उस पॉजिटिव पहलू में आगे ये बात थी कि उनको पता था कि यह हुकूमत और इत्तेहादियों को मिला के हमने जो काम करवाना है वो करवा सकते हैं। अगर उनको ये पता होता कि हमारे 4 वोट कम पड़ते हैं तो उन्होंने अपोजिशन वालों को भी गायब करा देना था, उन्होंने ये भी कह देना था कि अपोजिशन के कि ये 6 बंदे ना आए, ठीक हो गया ना। और उनकी जरूरत नहीं थी कि वो आते, उनको चूंकि पता था कि अपोजिशन वाले सारे भी आ जाएं और सारे भी एक तरफ डाल दें, चूंकि हमने इत्तेहादियों को कह दिया है कि खबरदार आपने इससे इधर से इधर अगर आपने हिलने की कोशिश की तो ठीक हो गया ना, वही करना है जिधर हम कह रहे हैं। तो बस बात ये है कि अब ये जो बात जो लोग छलांगे लगा रहे हैं कि ये सुरखरू हुआ है खान साहब, ये सुरखरू खान साहब जिस तरह से मैं कहता हूँ ये कामयाबी मुबारक हो, ठीक हो गया ना, उनको ये सुरखरू होना मुबारक हो। ये लग पता जाएगा कि वो किस तरह से सुरखरू हुए हैं और लग पता जाएगा कि ये जो ईवीएम का बिल आया है क्या ये उनके हक में इस्तेमाल होता है या किसी और के हक में इस्तेमाल होता है, या किसी की मेजॉरिटी को डाइल्यूट करने के लिए, या फिर इस तरीके से प्लेट में रख के सारों को थोड़ा थोड़ा देने का ये प्लान है, या क्या सूरत हाल क्या है। मैंने कहा ये आपको आगाह करें और उसके बाद भी जो है ना मैं अगली वीडियो ज़रूर करूँगा। मरियम नवाज साहबा के कल के जो कोर्ट में हुआ वो बहुत ही इस तरह के रिमार्क्स थे कि जनाब वो रिमार्क्स जो है ना यूँ लग रहा था कि ज़ाहरी तौर पे कि जजेस के कि वो मरियम नवाज़ की पूरी बल्कि मुझे तो आप यकीन कीजिए कि ख़ुद एक कहा दोस्त ने कि भाई कल के रिमार्क्स से तो ये लग रहा था कि जजेस नहीं बल्कि जैसे डिफेंस के लॉयर बोल रहे हों, इस हद तक भी कि जैसे डिफेंस साइड के यानी मरियम नवाज साहबा के लॉयर्स बोल रहे हों, इस तरीके से जजेस ने बिल्कुल नॉकआउट करके रख दिया नैब को, ठीक हो गया ना, और नैब के वकील को। और जिस तरीके से पूछा उसमें मैं इन डिटेल वीडियो करता हूँ तो उसमें क्या है। और अभी तक भी अगर अपोजिशन सिर्फ एक ही साइड को टारगेट कर रही है तो वो भी साथ खेल रही होगी, लेकिन अब मौलाना साहब जो हैं उनकी साइड ये कह रही है कि हम तो आपको कहते थे कि ये जो है ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको इस्तीफे देने पड़ेंगे, आपको लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, आपको धरना देना पड़ेगा। क्या वो ऑप्शन होते हैं या ये ऑप्शन? आप देखेंगे कि 20 तारीख के बाद ख़ास तौर पर किस तरह की सिचुएशन चेंज होती है और सूरत हाल किस तरह से जाती है, क्योंकि बहुत सारे तजियाकारों का भी, बहुत सारे खुद उनके अपने सियासतदानों का भी, नून लीग के लोगों का भी और ख़ास तौर पे मफाहमती ग्रुप वालों का ये ख्याल है कि जी ये एक स्ट्रेटजी है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईवीएम से ईवीएम खान साहब के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये देखें कि क्या होता है, ये उनकी खाम ख्याली है, ये उनकी खुशफहमी है या इसमें कोई सदाकत है। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये मार्च तक क्या होता है या अगले 2 महीनों में क्या होता है, क्या सूरत हाल है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना कि उधर से भी रावी चैन लिख रहा है, चैन नहीं लिख रहा, उधर से भी रावी चैन नहीं लिख रहा, सिर्फ रावी ने ये अपना अरेंजमेंट किया है कि यार अगर मैं डट जाऊं या मैं अड़ जाऊं या मैं आगे से कोई रिएक्ट करूं तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि मैं 2023 तक भी अपना जो टेन्योर है वो भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे 2022 में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि वही डील जो उधर से हो रही है कहीं से मैं वो कोई ऑफर करने की कोशिश करूं, वही कोई सूरत हाल करूं, तो कम से कम अगर मेरे अगले 5 साल नहीं होंगे, जो कि अभी तक पूरे कौमी यूथ बड़े छलांगे लगा लगा के कह रही थी कि जो अगले 5 साल हैं वो भी जो है ना, मतलब अगले 5 साल हैं वो भी हमारे हैं, तो कम से कम अगर अगले 5 साल नहीं पूरे होंगे तो ये अपना टेन्योर तो पूरा होगा ना। फिर उसमें क्योंकि इक्तदार का तो एक एक लम्हा किसको नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात है ना। बाकी रहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी, तो किसने कह दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी सारे के सारे खान साहब को वोट देंगे? किसने कह दिया? हो सकता है कोई थोड़ा बहुत कोई फ़र्क हो वो, लेकिन बात ये ठीक है कि जो वोट होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है। अगर मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर हूँ तो मुझे पता है कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं। इधर नाली का मसला है, इधर ट्रांसफार्मर का मसला है, इधर पानी नहीं आ रहा, इधर बिजली का मसला है, इधर गैस का मसला है।
जो फ्रांस में बैठा है, जो स्विट्ज़रलैंड में बैठा है पाकिस्तानी, जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जो अमेरिका में बैठा है, जो लंदन में बैठा है, नो डाउट वो कुछ भी हो, पाकिस्तान की मोहब्बत भी उसके लिए उसी तरह से मेरे दिल में, जिस तरह मेरे दिल में है, उससे बहुत ज़्यादा होगी उनके दिल में, मैं ये नहीं कहता। लेकिन बात ये है कि उनको उस महल्ले का, अब एक पाकिस्तानी जो स्विट्ज़रलैंड में बैठा है, आज से 30 साल पहले गया है और वहीं का है, वो 6 साल के बाद कोई आता है चक्कर लगाने के लिए, या 10 साल के बाद। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 20-20 साल से नहीं आए, आप उसको वोट का हक देंगे तो चीचा वतनी के मसाइल का उनको कैसे पता होगा? अंदरून सिंध के इस तरह से मसाइल का उनको क्या पता होगा कि वो उन पे क्या गुजर रही है? इस तरीके से भावलपुर के, भावल नगर के और वो दूर दराज इलाकों के, देहातों के मसाइल का उनको क्या पता होगा? बात इतनी सी थी बात। और फिर आपका ये भी आईन है, आपका ये भी आईन और कानून है कि आप ड्यूल नेशनैलिटी वाले को फिर इलेक्शन तो लड़ने ही नहीं देते। फिर आप अगर उनको वोट का हक है तो फिर यो भी आप आईन में अमेंडमेंट करें और वो इलेक्शन भी लड़ें। हमारा तो ये कहना था, और बाकी अपोजिशन का भी, और बिलावल साहब ने बाकी से बड़ा एक वो की कि जी आप मखसूस हल्के उनको दें, ठीक हो गया ना, मसलन 4 हल्के 6 हल्के इस तरीके से आप उनको दें, अलग उनके वो हों, उनकी लेजिस्लेशन हो, उनके नुमाइंदे आएँ, फिर ये कानून भी ख़त्म करें, आइन में तरमीम करें कि जो दोहरी शरीयत वाला है फिर वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, उनके नुमाइंदे यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ें। उनके अपने बड़े मसाइल हैं, वो यहाँ पर प्लाट लेते हैं, यहाँ पर घर लेते हैं, यहाँ पर उन पर कब्जा हो जाता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी डूब जाती है, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला होता, वो बार बार आ नहीं सकते यहाँ पर, वो बार बार 3-3 लाख के टिकट लेके और अपने मसरूफियात को छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते, वो अपने घर वालों को एक मोबाइल तक नहीं भेज सकते कि उस पर टैक्स लग जाता है। तो ये बहुत सारे उनके अपने मसाइल हैं। वो बहुत सारे ओवरसीज पाक जो OPF कमीशन है वो उनका काम नहीं कर रहा और उनके उससे बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, तो उनके अपने मसाइल हैं। तो चंद हल्के उनको अलग कर दिए जाएं और उनके नुमाइंदे भी आ जाएं जो असेंबली में हो, यहाँ पे आवाज़ उठाएं और उनकी आवाज़ जो है ना कि उनको नाली में और उस तरीके से अब अपना आप उस तरीके से करें कि जनाब हम यहाँ तो हमने लोगों को डंग मार लिया और अब हम उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे हक में वोट डालें, क्योंकि वहाँ जो करोड़ों में डॉलर्स में कमा रहा है तो उनको शायद इस चीज़ का गालिबन इनके ख्याल में ये हो कि उनको पता ही कोई नहीं है कि इन पे क्या क़यामत गुजर रही है, और हम 2-4 यूथियों को पंपों पे खड़ा करके तो इस तरीके से हम वो वीडियो बनवा के तो बात ये है। तीसरी बात वो रही कि भाई EVM के अलावा कलभूषण वाली, हमारी हुकूमत बेशक कहती रहे कि जनाब वो कलभूषण का यार और वो जनाब उन्होंने इस तरीके से उनको NRO दिया, जी बिल्कुल दिया, तो अगर जिन्होंने दिलवाया आप उनका क्या कर लेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जनाब आप वो ICJ का फैसला पढ़ लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उन्होंने कहा था कि आप रिव्यू का इनको हक देंगे, ठीक है ना, तो हमने इसी वजह से उनको रिव्यू की और रिव्यू अपील की, उनको हक दिया है। तो आप इस वजह से मैं तो कहता हूँ भाई मुझे तो कोई इबाहम नहीं है, अगर आज भी फ़रोग नसीम साहब को दोबारा मौका मिले और उनको हुक्म हो वहाँ से तो वो तो कूद के आएंगे, वो तो कलभूषण के वकील भी बन जाएंगे, जैसे 2-3 दफ़ा वो वकील बने हैं उन्होंने बाकायदा रिज़ाइन करके अपनी वजारत से, तो वो इनका भी मुबैना तौर पे इनका बात यूँ नज़र में यही लग रहा है कि वो इनको भी बन जाएंगे। तो ये बातें सियासतदान एक दूसरे के अगेंस्ट करते रहते हैं और वो फिर इनको कहते थे कि जी मोदी का यार और कलभूषण का, ये एक सियासी नारा होता है, इस तरीके से वो सियासी हिसाब से फ़ायदा भी होता है कुछ हद तक इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह मरियम नवाज़ साहबा की पेशी पे भी करेंगे। ये वो हक़ाइक़ थे जनाब जो आपके सामने लाने थे। अब भी अगर आप समझते हैं कि कामयाब खान साहब हुए हैं तो मुझे उन पालशिया को सलाम करने का दिल करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।